Hello dear students, I am Govind Lohia and here we are going to see chemistry as per the state board, and the line to line is covered as requirement for the JEE and NEET examination. तो इसके पहले हमने पार्ट 1 कवर किया था और वहाँ पर भी हमने बताया कि आपका सिलेबस अभी जो चेंज हुआ है पिछले साल से, वो बहुत अच्छी चीज़ हुई है क्योंकि हमारे सिलेबस का कंटेंट अभी एनसीईआरटी के कंटेंट को मैच करता है और हम लोगों को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमको ईच एंड एवरी लाइन को यहाँ से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। सो लास्ट टाइम मैंने पार्ट 1 में सम बेसिक कंसेप्ट में मैटर का क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री के टाइप्स, 5 कौन कौन से टाइप्स है, उसके अलावा हमने प्योर सब्सटेंस वर्सेस कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। तो ये सब कुछ चीज़ें हमने लास्ट टाइम कवर की थी। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। इन पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग मेजरेबल है, उसको कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट लास्ट टाइम लेक्चर। हम लोग सीधा हमारे टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको देखिए। दैट लेक्चर कवर्स द बेसिक थिंग्स अबाउट द जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में अगर मुझे बात करना है तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऐसे हम लोग प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है एग्जैक्टली अमाउंट में हम लोग बात करेंगे जब प्रॉपर्टी की बात करना है। तो जैसे कि मैं पूछूं हाइट कितनी है, तो हाइट ये क्वांटिटेटिव फैक्टर हो चुका है कि यस 5 फीट 5 इंच 5 फीट 6 इंच ये हाइट है, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। और क्वालिटेटिव ये एक हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट नहीं बता पाएंगे। जैसे कलर, हाँ फेयर है, वाइटिश है, बहुत दैट इज बहुत गोरा है, बहुत दैट मीन्स हम लोग बोलते हैं सावला है, लाइकवाइज। तो ये हो गया कलर इज द क्वालिटेटिव टर्मिनोलॉजी। तो वन इज द क्वांटिटेटिव, अनदर इज द क्वालिटेटिव टर्मिनोलॉजी। सो फॉर क्वांटिटेटिव टर्मिनोलॉजी the arbitrarily decided and universally accepted standards are called units. So what do you mean by units? So units are arbitrarily decided and universally accepted standards are called units. Arbitrarily मतलब सभी ने उसको मिलके बनाया और एक फिक्स, जैसे arbitrary स्केल का मतलब हम सबको मालूम है कि 12 इंच मीन्स 1 फीट। दिस इज आर्बिट्रेली, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं लागू होता है। ये आप यूएस में भी चले जाओ या आप और कोई कंट्री में जाओ तो वहां पर आपका यही बोलना रहेगा कि अगर 12 इंच है तो उसको हम लोग 1 फीट बोलेंगे। 100 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 1 मीटर। तो दिस इज आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड ये सभी ने एक्सेप्ट किया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, एंड इट इज टू बी कॉल्ड एज यूनिट। सो यूनिट की डेफिनेशन में आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड आना चाहिए, इसको हम लोग यूनिट्स बोलेंगे। So there are certain unit system CGS, FPS and MKS। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो शुरुआत का जो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। तो CGS यूनिट अगर मैं बोलूं तो CGS में अगर कोई क्वांटिटी ग्राम में, सेंटीमीटर में, लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे, अगर हमारा वेट है, मास है, वो ग्राम में, और टाइम है तो सेकंड में, तो दिस कम्स अंडर what we call CGS system। FPS अगर हम लोग को यहाँ पे डिसाइड करना है तो F is nothing but the what we called foot, P is nothing but pound is nothing but the measurement of mass or weight, and S is again the second. This is FPS, but majorly we are dealing with the CGS and MKS, and especially MKS system. So MKS is nothing but meter, kilogram and second. So for measurement of length is meter, for measurement of weight or mass it is kilogram, and for measurement of time it is a second.
So this is all about measurement properties quantitatively, qualitatively, what we call units, and CGS, FPS and MKS. So these are the because of the there are so many measurement criteria, CGS, FPS and MKS. So there is an international system of unit that is called SI units, and majorly we deals in the chemistry with the SI unit. तो हम लोग इससे आगे SI unit से ही बात करेंगे. SI units जो डिसाइड हुआ है 1960s के अंदर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, प्रपोज रिवाइज ऑफ द मेट्रिक सिस्टम. सो ये मेट्रिक सिस्टम को रिवाइज किया एंड दे से अ कॉमन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड एंड दिस इज टू बी कॉल्ड एसआई यूनिट. तो अब एसआई यूनिट अगर आप देखोगे तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर लिया है, मास का एसआई यूनिट उन्होंने किलोग्राम लिया है, एंड दे हैव गिवन द सिंबल आल्सो. टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग एम्पियर में मेजर करेंगे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हम लोग केल्विन में मेजर करेंगे, नॉट इन डिग्री सेल्सियस. व्हाट दे सजेस्ट कि आपको अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो ये केल्विन में रहेगा. ओके. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी इज कैडेला CD. सो ये उन्होंने बेसिक 7 क्राइटेरिया हमें दिए हैं मेजरमेंट के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ने, दैट इज एसआई यूनिट. नाउ इससे आगे चलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको मालूम है कि फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मास एंड वेट. सो 1 किलोग्राम, वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. अगर इसको अलग वे में लिखना है तो इट इज टू बी कंसिडर्ड एज 10 to the power 3 ग्राम. एंड vice versa, if I want to take 1 gram is equal to 10 to the power minus 3 किलोग्राम. ये कन्वर्जन आपको है ना बिल्कुल आपके जो हम लोग बोलते हैं ना टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कैलकुलेशन, क्योंकि आपको नॉट ओनली केमिस्ट्री, इसका काम आपको फिजिक्स में बहुत गिरता है कन्वर्जन का, है ना. तो ये कैलकुलेशन आपको बिल्कुल 1 किलोग्राम यस 1000 ग्राम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं. और एसआई यूनिट में जब डिस्कस करना है मुझे, तो एसआई यूनिट में अगर क्वेश्चन में ग्राम दिया है तो आपको उसको कन्वर्ट किलोग्राम में करना है ना. तो या किलोग्राम दिया है तो आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है. कहीं ना कहीं आपको ये कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे बात की है, क्योंकि एसआई यूनिट में मास किलोग्राम में यूज है, तो यू हैव टू यूज इट इन अ किलोग्राम. एंड इट इज, इफ इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन, इट इज गिवन इन अ ग्राम, you must convert into the kilogram. Okay, so this looks simple, but कैलकुलेशन में हमें बहुत बार ध्यान में नहीं रहता. तो ये बहुत चीजें आपको ध्यान रखना है कि किलोग्राम का ग्राम और ग्राम का किलोग्राम कैसे होता है. सो मास यूजुअली हम लोग अगर बात करें, आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, तो डॉक्टर बोलता है आपको, या वहां का कंपाउंडर या नर्स आपको बोलते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहिए, नीचे मत देखिए, आपको स्ट्रेट देखना है. क्यों ऐसा बोला जाता है आपको कि स्ट्रेट देखना है? बिकॉज क्योंकि वेट जो है ये आपके बॉडी के ऊपर मास, यानी आपके बॉडी के मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके वजह से वेट बनता है. और अगर आप थोड़ा तिरछा खड़े हो, नीचे झुके, तो आपके बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स अलग से लगेगा और आपका वेट गलत दिखेगा. So mass is completely intrinsic property है. अगर मुझे यहां पे बात करना है, mass is more fundamental property. mass कभी नहीं बदलेगा, मगर आपके पोजीशन के हिसाब से आपका वेट बदल सकता है, mass फिक्स रहेगा. So mass into acceleration due to gravity अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये बनता है वेट. आपका मास यहां पर भी इतना ही है, आप मून पे जाओगे वहां पर भी उतना ही रहेगा, बट मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, इसलिए आपका वेट वहां कम रहेगा. बट मास ये आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये नहीं बदलेगा. ये ना तो यहां बदलेगा ना ही मून पे बदलेगा, बट वेट बदलेगा, क्योंकि वेट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर मुझे बात करना है, अगर मैं यहां पर पेन से चलते हैं हम लोग, अगर मैं सिंपल से आपको समझा दूं यहां पर, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि
अगर मैं वेट के बारे में बात करूं तो वेट इज इक्वल टू मास जो रहेगा आपका यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास तो आपका यहाँ पर भी उतना ही है और मून पर भी उतना है, सिर्फ ग्रेविटी जो है यहाँ की 9.8 है तो मून की अलग होंगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस वजह से वेट चेंज होगा आपका। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मास एंड अगर हम लोग बात करेंगे तो वेट के बारे में। अगर हम लोग बोलेंगे कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली मास इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, इट इज नथिंग बट द लेंथ। लेंथ के बारे में अगर मुझे बात करना है तो लेंथ इज मेजर्ड इन यूजुअली इन मीटर। अभी हमने ऐसा यूनिट में देखा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर को हम लोग 10 टू द पावर 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। इसी को हम लोग माइक्रोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर। इसी को हम लोग 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नैनोमीटर में। और दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर। तो आप बोलोगे सर कि जब हम लोग मीटर में मेजर कर रहे हैं तो हमें इतनी जरूरत क्यों गिरी इनकी मेजरमेंट की? इनकी जरूरत इसलिए गिरी है हमको मेजरमेंट की क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप ध्यान देना कि आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और वो हमें मेजर करना है पिकोमीटर में। वो हम लोग कहीं पर भी मीटर में मेजर नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये पिकोमीटर वाला आपको समझना ध्यान में जरूरी है, क्योंकि आपका एटम बहुत छोटा है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो आपको उसका कन्वर्जन करते आना चाहिए। तो यूजुअली हमें, क्योंकि आप देखो बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में रहती है, एटम की रेडियस पिकोमीटर में रहती है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, उल्टा कर दो इसको, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएगा तो इट बिकम्स 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। तो ये बना हमारा पिकोमीटर का रिलेशन। ओके, सो नाउ आगे चलते हैं। यहां तक के आपको समझ में आया होपफुली। अब हम लोग आगे देखते हैं। लेंथ के बाद अगला वाला है हमारे पास यूनिट, और वो है वॉल्यूम। आपको ध्यान में आ ही गया होगा मुझे क्या बताना है। ये है मेजरिंग सिलेंडर, जिसको हम लोग ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर है ये हमारे पास। ये है पिपेट, ये ब्यूरेट, और ये वॉल्यूम। तो हम लोग जब मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, इट इज नथिंग बट दीज आर दी डिवाइसेस विच यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं बताने जा रहा हूं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, डेसीमीटर ये क्या है सर, डीएम क्या है और ये चीज क्या है, समझ में नहीं आ रही। आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा वो लीटर में रहेगा, और हमको वॉल्यूम को कन्वर्ट करना जरूरी होता है मीटर या डेसीमीटर फॉर्म में। तो अब यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर कन्वर्ट किया, या 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, उसी को हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। इसका क्लियर मीनिंग ये निकलता है कि आपका जो हम लोग 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, है ना। तो 1 ml इज इक्वल टू, हम लोग अगर यहां पर बात करें तो ml इज इक्वल टू, अगर मुझे यहां लिखना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है 1 ml का बराबर। बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा आप इसको ध्यान दीजिए कि ये यूनिट आपको आना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मुझे बात करना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब कैसे बनेगा, तो अगर मेरे पास कोई कंटेनर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जिसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, यानी हम लोग लेंथ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये हो गई लेंथ, ये हो गई हाइट और ये हो गई विड्थ। किसी भी कंटेनर की 10 10 10 है तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, तो उसका वॉल्यूम रहेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और दैट इज वॉल्यूम समझ में आ गया आपको। ये ध्यान में रखो 1 लीटर आपके बहुत काम की चीज है कि आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ आगे चलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट
वॉल्यूम। किसी भी चीज की डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो उसका मास लेना है, पर यूनिट उसका वॉल्यूम देखना है। जैसे अगर मुझे बात करना है डेंसिटी ऑफ ऑयल, एक कॉमन क्वेश्चन मैं बार बार पूछता हूं आपको, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। एक यही ये आपके पास हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया और इसी अमाउंट तक के मैंने इसका सेम है, बिल्कुल सेम, ऐसे दो लिए मैंने, ये एक लिया और दूसरा एक लिया, इसी अमाउंट तक के मैंने इसमें वाटर भरा और इसी अमाउंट तक के मैंने इसमें ऑयल भरा, तो आपके हिसाब से हेवी कौन सा होगा, वाटर वाला या ऑयल वाला? मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया कि सर ऑयल वाला हेवी होगा। बिल्कुल नहीं। आप देखो दोनों को हमने फिर से मिक्स कर दिया इस मेजरिंग सिलेंडर में। अब मुझे बताओ ऊपर कौन सा रहेगा, ऑयल या वाटर? तो बच्चे आंसर सही दे देते कि सर ऊपर तो ऑयल रहेगा। तो फिर से आप रीथिंक करो इस पे, फिर से सोचो अब हेवी कौन सा? डेफिनेटली वाटर वाला हेवी रहेगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। आपने जो पहले सोचा था वो उसकी गाढ़ेपन के बारे में सोचा था, उसके विस्कोसिटी के बारे में सोचा, तो विस्कोसिटी इज द नॉट द प्रॉपर्टी टू मेजर ओवर हियर। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि उसकी डेंसिटी, डेंसिटी कैसे निकलेगी? डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतने पानी का मास और इतने ही ऑयल का मास अगर हम लोग लेते तो पानी का मास ज्यादा है, वॉल्यूम भले ही दोनों का सेम है, वो इतना ही वॉल्यूम लेगा, वो भी इतना ही वॉल्यूम लेगा दूसरे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तो इसीलिए मास जिसका ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो यहां पर अब क्योंकि एसआई यूनिट में अगर मुझे लगाना है डेंसिटी को, डेफिनेटली किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना, क्योंकि मास किलोग्राम में मेजर करेंगे और वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने अभी बात किया कि हम लोग डेसीमीटर या मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, तो मीटर क्यूब। और अगर इसको लिखना है तो ये मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर की चीज ऊपर आ जाती है, तो उसके इसको माइनस करते हैं हम लोग, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज दी, हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट में। सीजीएस में अगर बात करना है तो सीजीएस में आप यही बात करोगे कि सर सीजीएस में ये किलोग्राम का आप इसको ग्राम कर दो और मीटर को आप सेंटीमीटर कर दो, दैट्स इट। ओके, सो ये हो गया हमारा वॉल्यूम के बारे में। नाउ आगे चलते हैं। दिस इज नाउ यस, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। सो टेम्परेचर हमने अभी बात किया कि एसआई यूनिट में टेम्परेचर हम लोग केल्विन में मेजर कर रहे थे, ठीक है। और यहां पर हम लोग यूजुअली हम लोग जो बोलते हैं डिग्री सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट, तो इनका कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि एसआई यूनिट में हम लोग केल्विन में बात करेंगे, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कैसे करेंगे, या सेल्सियस टू केल्विन हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। यूजुअली वाटर बॉइल्स एट हम लोग बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है ना पानी। चलो आगे चलते हैं। सो टेम्परेचर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में पूछा जाएगा कि आपको एक टेम्परेचर दिया है जिसको हम लोग बोलेंगे कंसिडर ये टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है, कन्वर्ट दिस इनटू द डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आपको वैल्यू रखना है 100 फ़ारेनहाइट और फिर आपको इसको कन्वर्ट करना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 9 डिनोमिनेटर में जाएगा और 32 माइनस में जाएंगे, तो वो हो गया। या आपको दिया है 37 डिग्री सेल्सियस और कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप यहाँ 37 डाल दीजिए, 9 मल्टीप्लाइड बाय 37 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ये आपका फॉर्मूला बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए जरूरी है। ये हमने बता दिया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आगे चलते हैं। अब हम लोग केल्विन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपके केल्विन के। सो केल्विन ने एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ढूंढा था और उस वजह से केल्विन के, दैट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जब आएगा हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, मगर फिर भी मैं यहां आपको एक लाइन में बता देता हूं कि जिस कंडीशन पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है, कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में नहीं रहेंगी, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। और वो किसने बताया? केल्विन में। और उसके लिए आज हम लोग केमिस्ट्री में जितने भी टेम्परेचर वाले यूनिट है वो हम लोग एसआई सिस्टम के हिसाब से केल्विन में मेजर करेंगे। सो केल्विन का अगर कन्वर्ट करना है तो जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें आप 273.15 मिला दो तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देखो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप 273 में मिला दो तो केल्विन स्केल में ये कितने पे हो गया?
273.15 पे बॉईल होगा वाटर। सो आपको सिंपल सा काम करना है, जो भी आपको टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, उसमें आपको 273.15 मिलाना है। दैट्स इट, सिंपल। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मास एंड वेट्स, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर। यहां से हमारा चैप्टर का बेस शुरू हो रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको 11th में, आपके जेई में या आपके एमएसटी सीईटी में, है ना कहीं इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या इससे इंटरलिंक क्वेश्चन बनेगा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, तो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। 5 लॉज बने हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लॉ हम लोग बात करते हैं, जो कि एंटोनी लेओनीज़ियर ने दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। And what is the statement given by Anthony Lavoisier, sir? That is, mass can neither be created nor be destroyed. तो इनके हिसाब से मास कभी भी ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय एंटोनी लेओनीज़ियर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अब एंटोनी साहब ने ये कैसे बताया कि ये ऐसा होगा, है ना? उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे। उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट हम लोग आगे के स्लाइड पे देखेंगे, मगर फिर भी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि हम लोग ना तो इसको बना सकते हैं, ना ही मिटा सकते हैं, है ना? तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेओनीज़ियर। नाउ दूसरा लॉ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, एंड दिस इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। व्हाट जोसेफ प्राउस्ट सजेस्ट, a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लगता है ये, मगर उस टाइम पे जब उन्होंने प्रपोज किया था तब आप सोचो। अब इस स्टेटमेंट को मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। a given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight। मतलब NaCl अगर आप लैब में बना रहे हो, यानी सादा नमक, या आप नेचुरली ले रहे हो समंदर से, है ना, सी से, तो उसमें भी एक Cl के साथ रिएक्ट होके NaCl मिलेगा जो लैब में बना रहे हो, और जो नेचुरली मिलने वाला है उसमें भी एक Cl के साथ ही रहेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर जो हमको सी से मिला है वो Na2Cl है, पॉसिबल नहीं है। NaCl ऑलवेज NaCl, whether it is in the lab synthesized or it is in the naturally occurring। तो given compound always contain exactly the same proportion of element by their weight। ये था दूसरा लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन इज आल्सो गिवन बाय दैट इज जॉन डाल्टन। अब इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में क्या होता है, कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट है ए और बी, और वो दो एलिमेंट ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनका रेशियो जो रहेगा वो स्मॉलेस्ट होल नंबर में रहेगा, है ना? अब हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of elements B that combine with a given mass of A are always in the ratio of small volume of numbers। तो यहां हम लोग देखेंगे अगले वाले स्लाइड में H2O2 और H2O के एग्जाम्पल के साथ। दैट इज A is nothing but H2 और B is nothing but ऑक्सीजन। तो H2O2 ये एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है और H2O वाटर है। इसके साथ ये कैसे, है ना, A और B, ये अगले स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे। नाउ गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, बहुत ही सिंपल लॉ गे-लुजैक्स सर ने बताया। फिर से गे-लुजैक्स सर ने क्या बताया कि व्हेन गैसेस कंबाइंस और आर प्रोड्यूस, अगर ये कंबाइन हो रहे हैं या कंबाइन होते हुए कोई और चीज बना रहे हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय देयर वॉल्यूम, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां पे सेम एग्जांपल लूं, H2 इज अ गैस, O2 इज अ गैस, और दोनों कंबाइन होके H2O गैस बना रहे हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, देन वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे।
सिर्फ आपको क्या बात करना है यहाँ पर कि H2 और O2 का टेम्परेचर भी सेम हो और उस पर अप्लाई होने वाला प्रेशर भी सेम हो। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज गिवन बाय एंटोनी लेवोनिजियर। फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन एंड गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गिवन बाय गे-लुसैक्स सर। एवोगाड्रो लॉ, again this is most important. Avogadro proposed that equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. ये बहुत अच्छा लॉ प्रपोज किया एवोगाड्रो सर ने। अब इनका क्या बोलना है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम करना है ना 5 लीटर, और ऐसे मैंने 3 कंटेनर लिए 5-5 लीटर के, एक में मैंने हाइड्रोजन डाला, एक में मैंने ऑक्सीजन डाला और एक में आपने नाइट्रोजन डाल दिया, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 3 कंटेनर है 5-5 लीटर, और उसको 5-5 लीटर तक के भर दिया। अब आप उनके मॉलिकुलर वेट छोड़ दो, उनका एटॉमिक मास छोड़ दो, मगर आपने उनको अगर रूम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर से भरा है पांचों कंटेनर को, तो हर इसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। लेट अस कंसीडर कि पहले हाइड्रोजन में 100 मॉलिक्यूल्स होंगे ना 5 लीटर में, तो ऑक्सीजन के इसमें भी 100 ही मॉलिक्यूल्स होंगे और नाइट्रोजन के इसमें भी 100 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस इज गिवन बाय एवोगाड्रो लॉ। तो यहां तक हम लोग रुकते हैं इस वीडियो में। इसके अगले ही पार्ट में तुरंत हम लोग इसका ये जो स्टेटमेंट्स है इनका हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग रुकते हैं। थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो अगर आपको पसंद आया है तो। थैंक यू लॉट।